अध्याय 61 बलवंत की ओर से एक अनुस्मारक। विक्रम ने अपना सामान पैक करने के बाद मुख्य दल से मिलने के लिए तुरंत प्रस्थान किया। शिक्षा विभाग के डीन काफी समय से उनका इंतजार कर रहे थे। शुरू में अकादमी ने उनके साथ किसी को भेजने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि विक्रम के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए अगर रास्ते में कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता तो वे एक प्रतिभाशाली छात्र को खो देते। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं कुछ अकादमियां गुपचुप तरीके से विक्रम से ईर्ष्या न करने लगे और उसके खिलाफ साजिश न रच दे। इससे बचाव करना नामुमकिन था। आखिर रहस्यमयी दुनिया में विक्रम और बलवंत के बीच की दुश्मनी के बारे में अकादमी के कुछ उच्च अधिकारियों को भी पता था। इसलिए यदि अकादमी जनशक्ति व्यवस्था के प्रभारी डीन झो से सीधे बातचीत करे तो उनसे बात करना आसान होगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग के डीन के साथ उनके निजी तौर पर अच्छे संबंध थे, इसलिए वे इसके लिए सहमत हो गए। चारों प्रमुख अकादमियों के छात्र अभी भी अपने अपने अकादमियों के शिक्षकों के मार्गदर्शन में थे। कुछ और छात्रों को छोड़कर जिनका चयन उनकी अकादमियों द्वारा किया गया था, बाकी सभी छात्रों का चयन डीन झो द्वारा किया गया था। लोगों का समूह बड़े धूमधाम से रवाना हुआ। उनमें से अधिकतर लोग विक्रम और अन्य लोगों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 5वें नंबर के माध्यमिक विद्यालय के लोग भी आएंगे। वे यहाँ क्यों हैं? आखिरकार वे भी रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। उनमें निश्चित रूप से योग्यताएं हैं। अन्य अकादमियों के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। अप्रत्याशित रूप से उन 4 महान अकादमियों के लोग जिन्होंने रहस्यमय क्षेत्र के बाहर उनका सबसे अधिक उपहास किया था, एकदम शांत थे। उनमें से कुछ तो विक्रम की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, जिससे लोग थोड़े भ्रमित हो गए। शुरू में किसी ने कुछ भी अजीब नहीं देखा था। हालांकि वे एक ही समूह में थे। उनका रवैया दिलचस्प था। मुझे याद है कि उन 4 महान अकादमियों के लोग इस बच्चे को नीचा समझते थे। अब वे कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? पहले वे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके मौजूदा रवैये को देखकर सभी को अजीब लगा। मुझे पता है, मैंने सुना था कि विक्रम ने ही उनकी पिटाई की थी। एक जानकार व्यक्ति ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, ये बात मुझे मेरे चाचा के बहनोई की सास के भतीजे ने बताई है। सब लोग अवाक रह गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह अकेले ही चारों महान अकादमियों में सबको हरा सकता है। एक लेखक भी उपन्यास में ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों न तुम ये कह दो कि उसने बलवंत को भी हरा दिया था। विक्रम ने सचमुच बलवंत को हरा दिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद उससे पूछ लीजिए। क्या इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचती? एक निचले रैंक का अकादमी छात्र चारों महान अकादमियों के लोगों को हराने में सक्षम है। क्या आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं? जब सब लोग फुसफुसा रहे थे तभी अचानक किसी ने कहा, देखो बलवंत सचमुच उनकी ओर आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुसीबत मोल ले रहा हो? ऐसा हो सकता है। देखो बलवंत के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। अगर वह लड़ने वाला नहीं है तो वह और क्या कर सकता है? बलवंत विक्रम के सामने चलकर आए और शांत भाव से बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद बलवंत ने डीन की ओर देखा। उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। डीन ने अपनी नाक रगड़ी और बड़ी खामोशी से एक तरफ हट गए, उन दोनों के लिए जगह छोड़ दी। क्या आप जानते हैं कि हम आदान प्रदान और अध्ययन के लिए राजधानी शहर क्यों जा सकते हैं? विक्रम को सचमुच नहीं पता था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो बलवंत ने आगे कहा, दरअसल ऐसा नहीं है कि हमारी चारों महान अकादमियों का राजधानी से कोई आदान प्रदान नहीं होता। बात सिर्फ इतनी है कि शाओ परिवार से हमारा ज्यादा संपर्क नहीं है। इस बार उन्होंने अचानक हमें आमंत्रित किया और ये तलवार मकबरे वाली घटना के बाद हुआ। बलवंत रुका। क्या आपको नहीं लगता कि कोई समस्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि चारों महान अकादमियों ने सोचा हो कि तलवार मकबरे पर हुई घटना शाओ परिवार का काम थी? विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसे लगातार ऐसा लग रहा था जैसे उसने यह उपनाम पहले कहीं सुना हो। बलवंत को अपने गुरु के जाने से पहले कही गई बातें याद आ गईं। उनके गुरु तलवार साधना अकादमी के डीन सुशील थे और इसी वजह से वे इन साधारण छात्रों से कहीं अधिक जानते थे। आप ये तो नहीं सोच रहे कि वे किसी तरह की साजिश रच रहे हैं? बलवंत ने सिर हिलाया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वे किसी तरह की साजिश रच रहे हैं, लेकिन चाहे मैं इसे किसी भी नजरिए से देखूं, मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। ये शब्द कहकर वह चला गया। उसे विक्रम की प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। विक्रम ने अपनी ठुड्डी सहलाई। हालांकि बलवंत ठंडा और उदासीन दिखता था और बहुत अहंकारी और मिलनसार न लगने वाला व्यक्ति था, वास्तव में वह बुरा इंसान नहीं था।
वह खास तौर पर ये शब्द कहने आया था, लेकिन असल में यह एक अप्रत्यक्ष संकेत था। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा किया, जिससे विक्रम थोड़ा हैरान हो गया। शाओ परिवार, मैंने इनके बारे में कहाँ सुना है। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। उसे याद आया कि उसने कुछ देर पहले रहस्यमयी लोक में जिन लोगों को मारा था, उनका नेता जटाधारी वस्त्र पहने हुए था। लोग उससे वरिष्ठ भाई शाओ कहकर पुकारते थे। विक्रम अपने विचारों में इतना मग्न था कि जब डीन उसके पास आया तो उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तुम क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। विक्रम ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि राजधानी शहर से मेरा ज्यादा संपर्क नहीं है। डीन भी भावुक हो गए। बिल्कुल सही। अब जब उन्होंने अचानक हमें आदान प्रदान और सीखने के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। हालांकि आपको इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना होगा। उसने कुछ बातें कहीं, लेकिन विक्रम ने ध्यान से नहीं सुना। इसके विपरीत बाकी लोग बस तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन दोनों के बीच झगड़ा हो सकता है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि बलवंत कुछ बातचीत करने के बाद वहां से चली जाएगी। ऐसे ही सभी बेहद निराश थे। उनकी तो बात ही छोड़िए, तलवार साधना अकादमी के लोग भी यही सोचते थे कि बलवंत विक्रम से हिसाब बराबर करने आया है। वे भी पूछे बिना नहीं रह सके, भाई बाय, आप ऐसे ही वापस क्यों आ गए? बलवंत ने भावहीन होकर कहा, मैं और क्या कर सकता था। बड़े भाई, मुझे लगता है कि आपको विक्रम से फिर से लड़ना चाहिए था। रहस्यमय क्षेत्र में तो आपकी हार मामूली अंतर से हुई थी, और इस बार। बलवंत ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें 1000 साल पुराने हिमखंड की तरह थीं, जिन्हें पिघलाया नहीं जा सकता था। लोग सिहर उठे, इसलिए उसकी आवाज धीरे धीरे और धीमी होती गई। चूंकि तुम इतने चिंतित हो, तो क्यों न तुम जाकर मेरे लिए लड़ो। ये कहकर बलवंत मुड़कर चला गया। बाकी लोगों को शायद ये स्पष्ट न हो, लेकिन केवल भीतर मौजूद लोग ही विक्रम की तलवार की शक्ति की भयावहता को जानते थे। रहस्यमयी लोक से बाहर आने के बाद कुछ दिनों तक उसने अपनी तलवार भी नहीं उठाई। जैसे ही उसने उसे लिया, ऐसा लगा मानो वह उसी दिन के दृश्य में लौट आया हो। उस क्षण उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नरक के द्वार से बाहर निकल आया हो। हालांकि ये सबसे भयानक हिस्सा नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे खुद पर शक होने लगा था। क्या सच में कोई ऐसा होता है जो इतना बड़ा प्रहार सह सके? या फिर बात सिर्फ इतनी थी कि वह खुद इतना मजबूत नहीं था? बलवंत को खुद नहीं पता था कि उसने विक्रम से ऐसे शब्द क्यों कहे। उसका हमेशा से यही मानना था कि चाहे वह कहीं भी गिरे, वह उठ खड़ा होगा। विक्रम एक सम्माननीय प्रतिद्वंद्वी था। अगर यह अतीत की बात होती, तो वह निश्चित रूप से उसे बार बार चुनौती देता, लेकिन अब वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। अध्याय 62, राक्षसी जानवरों का जंगल। जब सभी लोग वहीं पर आराम कर रहे थे, डीन ने विक्रम की ओर हाथ हिलाकर उसे एक तरफ आने का इशारा किया और अपने हाथ में पकड़ी तलवार उसे सौंप दी। ये किस लिए है? विक्रम ने हैरानी से तलवार को देखा। तलवार 1 फुट से भी ज्यादा लंबी थी और ऐसा लग रहा था मानो अचानक कोई ठंडी रोशनी प्रकट हो गई हो। ये लोहे को मिट्टी की तरह काट रही थी और बेहद तेज धार वाली दिख रही थी। हालांकि यह तलवारों के मकबरे में मिली तलवारों जितनी तेज नहीं थी, फिर भी ठीक ठाक थी। प्रधानाध्यापक दुखी दिखाई दिए। उन्होंने अनिच्छा से तलवार की मूठ को छुआ। मैं स्वयं इस तलवार का प्रयोग नहीं कर सकता। इसके विपरीत विक्रम का चेहरा बेहद शांत था। हो सकता है कि अतीत में इन तलवारों को देखकर उसे कुछ महसूस हुआ हो, लेकिन अब वह थोड़ा सुन्न सा था। शायद उसने बहुत सारी तलवारें देख ली थीं। सौभाग्यवश प्रधानाध्यापक का सारा ध्यान तलवार पर था, अन्यथा विक्रम के चेहरे के भाव देखकर वे क्रोधित होकर मर ही जाते। जिसे वह खजाना समझता था, वह वास्तव में बेकार था। हालांकि वह विक्रम को इसके लिए दोष नहीं दे सकता था। आखिरकार तलवारों के मकबरे में मौजूद सभी तलवारें उसके शरीर में थीं। यहां तक कि तलवार अमर की रुशुई तलवार भी उसके हाथों में थी। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। डीन के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर मानो वह अपना ही मांस काट रहा हो। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। इसकी कोई जरूरत नहीं है डीन, मेरे पास तलवार है। प्रधानाध्यापक ने और कुछ नहीं कहा और तलवार विक्रम के हाथ में थमा दी। मेरे साथ औपचारिकता मत बरतो। तुम्हारी तलवार कुछ भी नहीं है। ये तो बस सड़ी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा है। ये बेहद भद्दी दिखती है। इससे तो सब्जियां भी ठीक से नहीं कटती। एक प्रतिष्ठित तलवारबाज अमर की रोशुई तलवार को इस तरह माना जाता था। ये वास्तव में। विक्रम एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया।
अगर प्रधानाध्यापक को उसकी आंखों में चुभ रही उस सड़ी हुई लकड़ी की असली पहचान पता चल जाती, तो क्या उसे अपने कहे शब्दों पर पछतावा होता? डीन ने गंभीरता और ईमानदारी से बात की। कितने ही अभिमानी प्रतिभावान लोग अभिमान शब्द से पराजित हो चुके थे। दुश्मन को लापरवाही से कम आंकना एक बड़ा निषेध था। इस बार आप जिस जगह जा रहे हैं वह राजधानी है। आप शक्तिशाली तो हैं, लेकिन राजधानी प्रतिभाओं से भी भरी पड़ी है। आप दुश्मन को हल्के में नहीं ले सकते। आपके हाथ में धारदार हथियार होना जरूरी है। हालांकि विक्रम डीन के नेक इरादों को ठुकरा नहीं सका। वह उन्हें यह नहीं बता सकता था कि रुओशुई तलवार का इस्तेमाल कभी एक तलवारबाज ने किया था और यह बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन अगर वह उन्हें बता भी देता तो डीन उस पर विश्वास कर लेते। तब मैं निर्देशक को धन्यवाद दूंगा। ये देखकर कि उन्होंने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया है, निर्देशक के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। जब विक्रम निर्देशक से बात कर रही थी, तभी टीम के किसी सदस्य ने पूछा, हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? विक्रम के छोटे सीमावर्ती शहर से राजधानी तक की यात्रा में काफी समय लगेगा। हालांकि वे रास्ते में कुछ बड़े शहरों से गुजरेंगे जहां टेलीपोर्टेशन की सुविधा मौजूद होगी। कुछ निश्चित क्रिस्टल का भुगतान करने पर वे इसका उपयोग कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें दानव वन से होकर गुजरना था। नाम से ही स्पष्ट था कि इस वन में अनेक दानव थे और उनमें से प्रत्येक के पास हौतियान स्तर की शक्ति थी। कहा जाता था कि यहां तक कि महाशक्तिशाली दानव भी थे। जिनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, उनके लिए इस वन में प्रवेश करना मृत्यु को दावत देने जैसा था। यहां से पार करने पर उन्हें भी खतरा होगा, वरना असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि या अत्यधिक शक्ति वाले लोग ही इसे क्यों पार करते? उनके सीमावर्ती कस्बे में ऐसे लोग 10 उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। बेशक एक और विकल्प था, जो था दूसरे रास्ते से जाना। लेकिन वह रास्ता बहुत लंबा था और समय की बर्बादी थी। ये भी पता नहीं था कि वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तीसरे बुजुर्ग को लगा कि वह बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा उसके साथ शाओ परिवार के कई कुलीन सदस्य भी थे। इसलिए उसने सीधे सबसे आसान रास्ता चुना और घने जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरा, जिससे दूरी काफी कम हो गई। प्रमुख शिक्षक ने यह सुनकर संकोच किया। क्या ऐसा करना बहुत खतरनाक नहीं है? तीसरे बुजुर्ग ने उलझन भरे भाव से उसकी ओर देखा। इसमें इतना खतरनाक क्या है? जब हम यहाँ आए थे तब भी यही हाल था। क्या हम सुरक्षित नहीं पहुंचे थे? तीसरे बड़े, आप लोग बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन छात्र तो बहुत हैं और वे आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर सच में कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्यों न हम दूर किसी इलाके में चले जाएं? ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरे बुजुर्ग ने उसे कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी डर है कि मैं इन छात्रों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा? अगर कुछ हुआ तो मैं ही जिम्मेदार होऊंगा। तुम्हें किस बात का डर है? हालांकि उन्होंने कहा कि अगर सचमुच ऐसी नौबत आए तो तीसरा बुजुर्ग शाओ परिवार का सदस्य होगा। स्वाभाविक रूप से शाओ परिवार उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा। चारों महान अकादमियों के अध्यक्ष और उन छात्रों के माता पिता उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हालांकि उसने बड़े शाओ को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। तीसरे बुजुर्ग ने कुछ अधीरता से कहा, ठीक है, मेरे पास यहाँ एक विशाल टेलीपोर्टेशन एरे ताबीज है। अगर कुछ होता है तो मैं इन छात्रों को दूर भेज दूंगा। एक विशाल टेलीपोर्टेशन एरे ताबीज मिलना वाकई अच्छी बात थी। इसके अलावा यह बाजार में मिलना बेहद मुश्किल था। यह उस तरह का ताबीज था जिसे पैसे होने पर भी खरीदा नहीं जा सकता था। प्रमुख शिक्षक को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर शाओ के पास इतना अच्छा ताबीज होगा। तभी उन्हें राहत मिली। उसके बगल में बैठा शाओ परिवार का शिष्य थोड़ा हैरान था और उसने पूछा, परिवार में ऐसे अच्छे लोग बहुत कम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन्हें इन लोगों पर बर्बाद करने जा रहे हैं? तीसरे बुजुर्ग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह कैसे संभव है? ये तो बस उससे निपटने के लिए है। मेरे पास होने के बावजूद मैं इसे उन्हें नहीं दूंगा। आखिरकार उनमें से एक वह हत्यारा भी था जिसने युग की हत्या की थी। ये सोचते ही तीसरे बुजुर्ग की निगाहें और भी ठंडी होती चली गईं। शाओ परिवार के कुछ खास सदस्यों और शिष्यों को छोड़कर, जिन्हें इस बात की जानकारी थी, बाकी किसी ने भी इसका खुलासा नहीं किया। उन्होंने जनता को सिर्फ इतना बताया कि युग अनुभव प्राप्त करने के लिए गए हैं। दूसरी ओर प्रमुख शिक्षक टीम में वापस लौटे और उन्होंने ये खबर सुनाई। क्या आप चाहते हैं कि हम बीच से जाएं? क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? हम परिधि से क्यों नहीं जाते? हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन कम से कम ये सुरक्षित तो होगा। हम इसे संभाल लेंगे।
हाँ, बिल्कुल सही। इस यात्रा के दौरान हमने आराम तक नहीं किया है। सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन हमें अभी भी जंगल के बीच से होकर गुजरना है। पुनर्जन्म की इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। ये स्पष्ट था कि वे इस फैसले से सहमत नहीं थे। प्रमुख शिक्षक भी असहाय थे। मैं आप सभी की चिंताओं को जानता हूँ। मैंने भी इन पर विचार किया है। हालांकि राजधानी के स्वामी ने कहा है कि वे सभी की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। फिर भी हर कोई थोड़ा चिंतित था। आखिर वे अपनी सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहते थे। इतने सारे लोग थे। भले ही राजधानी के लोग शक्तिशाली थे, लेकिन उनके लिए सबकी सुरक्षा करना असंभव था। नहीं, मुझे अब भी लगता है कि यह बहुत जल्दबाजी वाला कदम है। ये देखकर कि वे सुस्ती बरत रहे थे और अभी तक रवाना नहीं हुए थे, तीसरे बुजुर्ग ने किसी को उन्हें प्रेरित करने के लिए भेजा। उसने घमंड से कहा, तुम सबको क्या हुआ है? क्या तुम अब भी राजधानी के लिए रवाना होना चाहते हो? प्रमुख शिक्षक ने जल्दी से सिर हिलाया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन छात्रों को लगता है कि यह थोड़ा असुरक्षित है। क्यों न हम मार्ग बदल दें? उस व्यक्ति ने उपहास उड़ाते हुए कहा, रास्ता बदलना? ये कहना तो आपके लिए आसान है। क्या आप भगवान का समय बर्बाद करने की जिम्मेदारी लेंगे? अगर जाना ही है तो तुरंत निकल पड़ो। बहुत सारी बकवास हो रही है। अगर नहीं जाना है तो भाग जाओ। ऐसा काय राजधानी में शर्मिंदगी का कारण बनेगा। ये शब्द सुनकर भीड़ को थोड़ा गुस्सा आया, पर वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। अंततः शिक्षकों और अकादमी के वरिष्ठों के बीच चर्चा के बाद उनके पास उनके पदचिन्हों पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आखिर किसी को जबरदस्ती नहीं की जा सकती। राक्षसी जीव जंतुओं के जंगल की परिधि पर हल्के हरे रंग की गैस की एक परत थी। यह इतनी धुंधली थी कि नंगी आंखों से इसे देखना लगभग असंभव था। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में जाते गए, हरा रंग धीरे धीरे गहरा होता गया और अधिक स्पष्ट होता गया। ये वह विषैली गैस थी जो कई वर्षों से जंगल में पिघली नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि यह कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसा लगता था मानो ये शुरुआत से ही मौजूद था। यदि कोई ऐसे विषैले वातावरण में बहुत देर तक रहता तो शरीर में थोड़ी मात्रा में विष चला जाता, जिससे आध्यात्मिक शक्ति के उपयोग और प्रवाह पर असर पड़ता। इसलिए सभी ने पहले ही विषण की गोली ले ली थी। उसके बाद वे घने और अंधेरे जंगल में चले गए। चारों ओर के पेड़ों ने आकाश और सूर्य को ढक रखा था, और शाखाएं मोटी और मजबूत थीं। अगर कई वयस्क मिलकर भी उन्हें गले लगाने की कोशिश करते तो भी शायद वे उन्हें संभाल नहीं पाते। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, किसी को भी ये पता नहीं था कि एक दुबली पतली आकृति उनके ठीक पीछे पीछे आ रही थी। राक्षसी जानवरों का जंगल है ना? संयोग से यही वह जगह है जहां तुम्हारी हड्डियां दफन हैं। उस निर्मल और शांत स्त्री की आवाज कुन पर्वत के जैद रत्न के समान थी। सुनने में तो वह बेहद मधुर लगती थी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द लोगों के दिलों को झकझोर देते थे। इसी दौरान टीम के शिक्षकों ने सभी को चेतावनी दी, सब लोग सावधान रहें। यह कोई शिकार या फील्ड ट्रिप नहीं है। आपको अपनी मर्जी से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दानव वन का विशाल क्षेत्र होने और चारों महान अकादमियों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर होने के कारण वे इस स्थान पर बहुत कम ही आते थे और इससे अच्छी तरह परिचित नहीं थे। इसलिए तीसरे वरिष्ठ ने आगे आगे नेतृत्व किया, जबकि शाओ परिवार के शिष्य और उनके कुछ छात्र पीछे रह गए। बाकी सभी मध्य में थे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, रोशनी कम होती गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक दूसरे को काटते हुए बाहर की लगभग सारी धूप को रोक रहे थे। बस कुछ ही किरणें बाकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। अन्य शिष्यों ने अपनी सतर्कता कम करने का साहस नहीं किया। वे अपने आसपास की स्थिति के प्रति निरंतर सतर्क थे। एक क्षण के लिए कोई नहीं बोला। चारों ओर अत्यंत शांति छा गई। उन्हें केवल कीड़ों और पक्षियों की चहचहाहट, साथ ही शाखाओं और सूखे पत्तों पर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एक पल इंतजार करें। तीसरे बुजुर्ग अचानक अपने कदमों पर रुक गए, मानो उन्होंने कुछ देखा हो। उन्होंने हाथ से इशारा किया, जिससे सभी के दिलों में उत्साह भर गया। धड़ाम! कुछ ही दूरी पर एक पक्षी अचानक उड़ गया और आकाश में चक्कर लगाने लगा। वह कांव कांव और चीख रहा था, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई थी। तो ये बस एक पक्षी है। सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि अभी राहत मिलने का समय नहीं था। एक विशाल छाया उनके सिर के ऊपर से गुजरी और अपने साथ तेज हवा का झोंका लेकर आई, जिससे उनके चेहरे झुलस गए। आखिर ये बला है क्या? सभी लोग सावधान रहें। सभी लोग जल्दी से एक तरफ लुढ़क गए और व्यवस्थित संरचना पल भर में बिखर गई।
इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, आकाश से एक विशाल आग का गोला गिरा और उनके पास से गुजरा। उसकी झुलसा देने वाली गर्मी से ऐसा लग रहा था मानो उनका पूरा शरीर जल जाएगा। सभी इतने भयभीत थे कि वे इधर उधर हाथ पैर मारते रहे। चारों ओर जलने की गंध फैली हुई थी। कुछ लोगों के शरीर से चिंगारियां निकल रही थीं और उनके बाल जल रहे थे। विक्रम ने समय रहते प्रतिक्रिया दी और लिटिल रेड के गुणों के आशीर्वाद से वह इन लपटों से भयभीत नहीं हुआ। सुनहरी रोशनी और ज्वालाएं आपस में गुंथी हुई थीं। हवा में उड़ता हुआ प्राणी एक छोटे सूरज जैसा था और एक पक्षी की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और ऊष्मा की एक धारा उत्पन्न की जो आसपास की चिंगारियों पर छिटक गई। मानो उत्तेजित होकर वह अचानक आधे आदमी की ऊंचाई तक उछल पड़ा और फिर से सबके कपड़े चाटने लगा। ये हॉटियन शैली का 8वें चरण का ज्वलंत पक्षी है। विक्रम आह भरे बिना नहीं रह सकी। उनकी टीम की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। वे अभी अभी मैदान में उतरे ही थे कि उन पर हॉटियन के 8वें चरण के ज्वालाशील पक्षी ने हमला कर दिया। इससे निपटना काफी मुश्किल था। आकाश से एक विशाल आग का गोला उल्कापिंड की तरह नीचे आया। विक्रम उछल पड़ा और उसने देखा कि जहां वह अभी था वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। उसे नहीं पता था कि यह उसका भ्रम था या कुछ और, लेकिन उसे लगा कि आग का गोला उसी की ओर निशाना बनाकर आया था। प्रमुख शिक्षक को उम्मीद थी कि तीसरा वरिष्ठ व्यक्ति इसका ख्याल रख सकता है। आखिरकार अपनी ताकत के दम पर वह इस भयंकर पक्षी से आसानी से निपट सकता था। हालांकि तीसरे बुजुर्ग ने बेपरवाही से कहा, अभी उनकी जान खतरे में नहीं है। प्रशिक्षण के लिए इस अवसर का लाभ उठाना बुरा मौका नहीं है। हालांकि फिलहाल पक्षी उन्हें धमका नहीं सकता था, लेकिन आम लोगों के लिए उनकी त्वचा के जलने का दर्द असहनीय था। अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर दुविधा में थे कि उन्हें कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं। तभी तीसरे वरिष्ठ अधिकारी ने मानो उनके मन की बात समझ ली। कहीं आप इन छात्रों को ग्रीनहाउस में फूलों की तरह पालना तो नहीं चाहते? भला इन्हें कुछ कठिनाइयों और परेशानियों से क्यों नहीं गुजरना चाहिए? उसने जो कहा वह तर्कसंगत प्रतीत हुआ। बलवंत के नेतृत्व में तलवार साधना अकादमी के शिष्यों ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी तलवारें उठाना शुरू कर दिया था। तीसरे बुजुर्ग की नज़र उन पर सरसरी नजर पड़ी, लेकिन उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। वह इस अवसर का लाभ उठाकर ये देखना चाहता था कि क्या कोई छात्र लकड़ी की तलवारों का इस्तेमाल कर रहा है। शायद वह सुरागों का पीछा करके युग के हत्यारे को पकड़ सके। दुर्भाग्य से उसने तलवार साधना अकादमी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिस पर वे ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आग उगलने वाले पक्षी ने बेतहाशा हवा में आग के गोले फेंके। चारों ओर पेड़ थे। देखते ही देखते उनमें आग लग गई। घना धुआं उठने लगा। विक्रम कुछ करने ही वाला था कि डीन ने उसे पकड़ लिया। अपनी ताकत बचाकर रखें। डीन ने अपनी आवाज धीमी कर ली और उसे बगल में देखने का इशारा किया। हालांकि बलवंत और अन्य लोगों ने कुछ हरकत की थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उस शक्ति के समान नहीं थी जो उसने रहस्यमय क्षेत्र में दिखाई थी। हर कोई मूर्ख नहीं था। अगर वे राजधानी जैसी जगह पर जाना चाहते थे और वे उस जगह से अपरिचित थे और हालात अनिश्चित थे, तो अपनी ताकत बचाकर रखना ही सबसे अच्छा होता। इसके अलावा यहाँ बड़े बुजुर्ग और अन्य लोग भी थे। अगर वे सचमुच और देर तक टिक नहीं पाते तो कोई न कोई हस्तक्षेप कर देता। विक्रम ने केवल बचाव किया और हमला नहीं किया। अपने चारों ओर भयंकर लपटों को देखकर उसके मन में उठ रहे अजीब विचार और भी तीव्र हो गए। वह आग का गोला सचमुच उसे घूर रहा था। उसके आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा कुछ छोटे छोटे आग के गोले ही मिले, लेकिन जब वह उस तक पहुंचा तो हमला अचानक तेज हो गया। उससे निपटना सचमुच बेहद मुश्किल था। उसकी निगाह तीसरे बुजुर्ग की ओर पड़ी। वे काफी संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। विक्रम के होठों के कोने हल्के से मुड़े और उसके मन में एक विचार आया। यह विचार भी अपने ही विचारों की पुष्टि करने के लिए था। वह जानबूझकर तीसरे बुजुर्ग की ओर दौड़ा और विशाल अग्निगोला उसके ठीक पीछे ऐसे चल रहा था मानो उसकी आंखें हों। तीसरे बुजुर्ग ने भी अपनी ओर दौड़ते हुए उस आकृति को देखा। वह उसे डांटने ही वाले थे कि बहुत देर हो चुकी थी। भीषण गर्मी की लहर उन पर छा गई। अगर उन्होंने समय रहते अपना सुरक्षा कवच न खोला होता तो उनकी ठुड्डी पर उगी दाढ़ी भी जल जाती। बुजुर्ग, मुझे बचाओ। विक्रम के चेहरे पर अत्यधिक घबराहट के भाव थे। उसने लापरवाही से एक तरफ गिरने का नाटक किया। वो तो बच गया, लेकिन उसके पीछे खड़े लोग अवाक रह गए। विशाल आग का गोला बिल्कुल करीब आ चुका था। गर्जन, एक जोरदार दहाड़ के साथ एक विशालकाय जल ड्रैगन आकाश से नीचे उतरा और शाओ परिवार के शिष्यों के सामने आ खड़ा हुआ।
मानो आग का गोला अपने स्वाभाविक शत्रु से टकरा गया हो और पल भर में बुझ गया। उससे केवल सफेद धुआं ही उठा। ज्वाला पक्षी को पानी से सबसे ज्यादा डर लगता था। आग से उत्पन्न होने वाले सभी जीव ऐसे ही थे। जल अजगर मानो अपनी ही शक्ति से काम करता था, क्योंकि वह उससे तुरंत उलझ गया। तीसरे बुजुर्ग ने अपने हाथों से एक मंत्र रचा। वे शायद लगभग आधे ग्रैंड मास्टर थे, तो ज्वाला पक्षी उनका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था। एक चीख के साथ ज्वाला पक्षी अंततः भाग गया। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि तीसरे बुजुर्ग का चेहरा भावहीन था। अध्याय 64, लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों का झुंड। तीसरे बुजुर्ग ने बड़ी चतुराई से योजना बनाई थी। इन लोगों की हरकतों को देखकर शायद उन्हें हत्यारा मिल जाए। अगर अपराधी न भी मिले तो कम से कम थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। भला किसने सोचा होगा कि विक्रम इस योजना को बर्बाद कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है बच्चे? तुम्हें किसने कहा कि तुम लापरवाही से इधर उधर भागो? माफ कीजिए तीसरे बुजुर्ग, मैं बहुत डर गया था, इसलिए घबरा गया और समझ नहीं पाया कि कहाँ जाऊं। क्या मैंने आपको परेशान किया? मुझे बहुत खेद है। सौभाग्य से तीसरे बुजुर्ग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उस जलते हुए पक्षी को भगा दिया। विक्रम ने पहले माफी मांगी और फिर अकड़ दिखाए, जिससे तीसरे बुजुर्ग अवाक रह गए। उनकी सांसें थम गईं। वे बस गुस्से भरे चेहरे से विक्रम को घूरते रहे। अगली बार ऐसा नहीं होगा। विक्रम ने सिर हिलाया और मुड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। रास्ते में तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वे कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप बैठकर देखना ही बेहतर समझा, मानो वे कोई तमाशा देख रहे हों। इसके अलावा अभी अभी उसे यकीन हो गया था कि जलता हुआ पक्षी उसी की ओर आ रहा है। विक्रम ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, थोड़ा असमंजस महसूस करते हुए। तीसरे वरिष्ठ शिक्षक की विक्रम के प्रति असंतुष्टि की तुलना में, जो सोचते थे कि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, अन्य छात्र विक्रम के प्रति कृतज्ञ थे। आखिरकार सभी को स्पष्ट दिख रहा था कि तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों का शुरू में कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। अगर विक्रम की दुर्घटना न हुई होती तो शायद लड़ाई इतनी जल्दी खत्म न होती। सभी लोग आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने से पहले ही कोई रुक गया। क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी? ऐसा लग रहा है जैसे कीड़े उड़ रहे हैं। उसका सवाल सुनकर सबने सिर हिला दिया। कीड़ों और पक्षियों की चहचहाहट के अलावा उनके आसपास और कुछ नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत सुना हो? ये तो बस पत्तों पर हवा चलने की आवाज है। यहाँ ज्यादा सावधानी मत बरतो। हम तो बस उस जलते हुए पक्षी को भगा पाए हैं। अब कोई नया राक्षसी जानवर कैसे प्रकट हो सकता है? भनभनाहट भनभनाहट। पास ही घने जंगल से सरसराहट की आवाज आए। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े अपने पंख फड़फड़ा रहे हों। आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी, इसलिए बहुत से लोग उसे सुन सकते थे। ऐसा लगता है कि सचमुच कोई आवाज आ रही है। सभी लोग झाड़ियों को ध्यान से देख रहे थे। मुट्ठी के आकार की एक लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खी झाड़ियों से बाहर निकली। उसका शरीर सुनहरे पैटर्न के छल्लों से घिरा हुआ था और उसकी पूंछ पर लगी स्टील की सुई एक तेज ठंडी रोशनी से चमक रही थी। वह कुछ उंगलियों जितनी मोटी थी। ये स्कारलेट आइड मैट बी है। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए इससे निपटना आसान है। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही पंखों के फड़फड़ाने की आवाज गायब नहीं हुई, बल्कि ये और भी स्पष्ट होती चली गई, मानो अनगिनत छोटे छोटे कीड़े उनकी ओर उड़ रहे हों। लोगों को कुछ सूझा और उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए। लगता है यही लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों में से मार्गदर्शक मधुमक्खी है। उसके सामने बैठी लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खी का पेट गोल था और उस पर एक छोटा सा चापाकार काला निशान था। यह मार्गदर्शक मधुमक्खी का प्रतीक था। स्कारलेट आइड मैट बीज सामाजिक प्राणी थे। कभी कभी वे अकेले दिखाई देते थे, लेकिन जब भी गाइड बी दिखाई देती थी, इसका मतलब होता था कि उसके पीछे एक बड़ा समूह मौजूद है। उनमें से एक से निपटना आसान था, लेकिन पूरे झुंड में हजारों की संख्या में ये मौजूद थे। इनकी पूंछ पर मौजूद सुइयां भी जहरीली थीं। एक बार चुभने पर इनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता और इनकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती। स्टील की सुइयां फिर से उग सकती थीं, इसलिए इनसे निपटना बेहद मुश्किल था। यहां तक कि बुजुर्ग शाओ और अन्य लोग भी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। एक दो अनगिनत लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियां झाड़ियों से बाहर निकली। हवा में उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज से रोंगटे खड़े हो गए, जिससे ये संकेत मिला कि पागल मधुमक्खियों का एक अंतहीन झुंड अभी भी ऊपर मंडरा रहा था। हमें सावधान रहना चाहिए, उन्हें डराओ मत। एल्डर शाओ ने सबको निर्देश दिए।
उनकी क्षमता के साथ हजारों की संख्या में मौजूद इनसे निपटना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उनके लिए ये काफी मुश्किल भरा काम था। इसके अलावा लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियां बेहद प्रतिशोधी जीव थीं। अगर उनकी सुइयां उनके शरीर में घुस जाती तो उन्हें निकालने के लिए विशेष तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता। यह अफसोस की बात थी कि हर कोई मधुमक्खियों के झुंड को उकसाना नहीं चाहता था। हालांकि मधुमक्खियों का झुंड उन पर कड़ी नजर रखे हुए था। उनकी जटिल आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं और उनकी पूंछें भी ऊपर उठ गईं। उनकी स्टील की सुइयां हवा में लटकी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि वे हमला करने की तैयारी में थीं। शियू मुख्य मधुमक्खी की हरकत के बाद उनके पीछे मौजूद लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खी भी हिलने लगी। यह एक काली लहर की तरह उमड़ रही थी, जिसके साथ हल्की सुनहरी रोशनी भी थी। पागल मधुमक्खी के शरीर पर यही आकृति बनी हुई थी और वह अपने भीतर सभी को निगलने ही वाली थी। दौड़ना। किसी ने जोर से आवाज लगाए और सब लोग तुरंत अपनी जान की परवाह किए बिना भागने लगे। आखिरकार लाल आंखों वाले पागल मधुमक्खियों के झुंड की संयुक्त युद्ध शक्ति किसी ग्रैंडमास्टर के बराबर थी। इसीलिए तीसरे एल्डर का हमला करने का इरादा न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कुछ बदनसीब शिष्य पीछे छूट गए थे और उनके चेहरे मधुमक्खियों के दिनकों से भरे हुए थे। विक्रम ने तिरछी नजर से देखा तो उसके पीछे मधुमक्खियों का एक घना झुंड जमा था। मधुमक्खियों का वह झुंड जहां से भी गुजरता आसपास का नजारा भी धुंधला हो जाता था। एक के बाद एक लहरें, आसमान और धरती को ढकने वाली काली लहरें, साथ ही पंखों के फड़फड़ाने की आवाज लोगों को मानसिक आघात पहुंचा रही थी। इनकी तुलना में अन्य मधुमक्खियों के पीछे मौजूद लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम थी। यह अंतर एक महासागर और एक छोटी सी धारा के बीच के अंतर जैसा था। बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे मधुमक्खियों के झुंड की चपेट में न आ जाएं, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। वरना उन्हें पता चलता कि विक्रम ने ही पागल मधुमक्खियों के विशाल समूह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। यह आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं था। उसने अपनी नजर घुमाए और सामने खड़े तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों पर जा टिकी। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। तीसरे वरिष्ठ के नेतृत्व में समूह ने जमकर उत्पात मचाया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके सामने कोई है या नहीं। उन्होंने चुपके से अन्य अकादमियों के शिष्यों को ठोकर मारी और जानबूझकर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया ताकि लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों का ध्यान आकर्षित कर सकें। मुझे बचाओ। शाओ वंश का एक शिष्य गलती से गिर गया। वह मधुमक्खियों के काले झुंड में समा जाने ही वाला था। तलवार साधना अकादमी का शिष्य जो उससे आगे दौड़ रहा था, उसने पिछली घटना की परवाह नहीं की। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उसे ऊपर खींच लिया। फिर भी उन दोनों पर मधुमक्खियों के झुंड की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा था। शाओ परिवार के शिष्य की निगाहें अस्थिर थीं, क्योंकि वह अपने हाथ से एक मंत्र बना रहा था। आध्यात्मिक प्रकाश की एक चमक ने उसके बगल में खड़े तलवार साधना अकादमी के शिष्य को चौंका दिया। उसकी अविश्वास भरी निगाहों के बीच शाओ का शिष्य तेजी से दूर चला गया। वह वही सांप था जिसे किसान ने बचाया था। कई शिष्यों ने अपने सामने का दृश्य देखा और उनके मन में गहरा दुख जागा। दुर्भाग्यवश वे स्वयं को बचा भी नहीं सके और असहाय होकर देखते रहे जब तक कि मधुमक्खियों के झुंड ने उन्हें निगल नहीं लिया। नाजुक क्षण में मधुमक्खियों का काला झुंड उसके शरीर को छूने ही वाला था। मधुमक्खियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज ऐसी सुनाई दे रही थी मानो वे पहले ही उसके शरीर में समा चुके हों। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसने हार मान ली हो। अचानक बगल से एक हाथ बढ़ा और उसे उस काले भंवर से बाहर खींच लिया। यह विक्रम था। उसने बेपरवाही से कहा, हर कोई बचाने लायक नहीं होता। भोजन को उड़ते देख मधुमक्खियां निश्चित रूप से उत्तेजित हो गईं। भिनभिनाहट की आवाज जारी रही और पूरा झुंड चिड़चिड़ा हो गया। विक्रम के पीछे तो और भी ज्यादा पागल मधुमक्खियां थीं। उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और इतना भावुक हो गया कि वह बोल नहीं सका। विक्रम के पास उससे बात करने का समय नहीं था। आखिर उसके पीछे इतने सारे लाल आंखों वाले पागल मधुमक्खियां थीं जिनसे उसे निपटना था। अध्याय 65 विक्रम की बुरी योजना। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। तलवारबाजी के उस शिष्य की स्तब्ध निगाहों के नीचे विक्रम मधुमक्खियों के काले झुंड को घसीटते हुए तीसरे बुजुर्ग और शाओ परिवार के शिष्यों की ओर ले गया। तेरे की, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके शरीर पर शहद लगा हो? वह इतना हैरान था कि काफी देर तक उसका मुंह बंद नहीं हो पा रहा था।
उसने देखा कि उसके सामने वाली टीम से कुछ लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियां भी गिर रही थीं। उन्होंने उस पर हमला नहीं किया बल्कि सीधे विक्रम की ओर बढ़ गईं। अभी अभी हुई हलचल के बाद शाओ परिवार और बाकी लोग टीम के आगे दौड़ पड़े थे। राहत की सांस लेने से पहले ही उन्हें पीछे से एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, कहीं से एक आकृति उनकी टीम की ओर तेजी से बढ़ी। वह आकृति इतनी तेज थी कि उसे साफ साफ देखना असंभव था। इसके अलावा उनके पास समय भी नहीं था, क्योंकि स्कारलेट आई मधुमक्खी का छत्ता उनके ठीक पीछे पीछे आ रहा था। धतेरे की, ये पागल कहाँ से आ गया? दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें मरना ही है तो स्कारलेट आई मैड बीज को हमारे पास मत घसीटो। तुमने रानी मधुमक्खी का अपहरण कर लिया है ना? शाओ परिवार के शिष्यों ने अभिशाप किया। वे केवल और तेजी से भाग सकते थे, लेकिन वे उस आकृति और उनके पीछे पीछे आ रही लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों से पीछा नहीं छुड़ा सके। विक्रम ने अपने होंठ सिकुड़े। उसने जानबूझकर हमला किया और समूह के चारों ओर चक्कर लगाया। लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियां शायद उसका पीछा करते करते थक गई थीं। जब उन्होंने देखा कि विक्रम इन लोगों के साथ है, तो उन्होंने सोचा कि ये लोग विक्रम के सहायक हैं। इसलिए उन्होंने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। शाओ परिवार समूह में तुरंत ही दर्द भरी चीखों की लहरें गूंज उठीं। तीसरे बुजुर्ग का साधना स्तर सबसे ऊंचा था। वे सबसे आगे दौड़े। जब उन्होंने पीछे से चीख पुकार सुनी, तो उन्होंने अपना सिर घुमाया और देखा कि शाओ परिवार के शिष्यों के सिर लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों के डंक से सूजे हुए थे। उनमें से प्रत्येक के सिर पर 10 से अधिक लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियां थीं। और मुख्य दोषी था। शियू की आवाज के साथ ऐसा लगा जैसे उसके सामने से हवा का एक झोंका गुजर गया हो। एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जिसके पीछे लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों की भारी संख्या थी। धत्तेरी की, तीसरे बुजुर्ग ने अपने शरीर की सारी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित किया और उनका शरीर पारदर्शी जल की लहरों की एक परत से ढक गया। फिर उन्होंने उसे जोर से बाहर की ओर धकेला, मानो समुद्र में अचानक एक विशाल लहर उठ खड़ी हुई हो, जिसने लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों को हिलाकर रख दिया और वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़ीं। ये बहुत दुख की बात थी कि लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियों का एक अंतहीन झुंड पीछे से झपट्टा मार रहा था। जल्द ही पारदर्शी पानी की लहरें लाशों से भर गईं। काले ठूंठों से मिला हुआ एक अज्ञात सुनहरा तरल सतह पर फैल गया, जो देखने में भयानक और घिनौना लग रहा था। जिन लोगों को चट्टानों से डर लगता है, ट्रोपोफोबिया, वे शायद इसे देखकर उल्टी कर देंगे। हालांकि विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बीच बीच में शाओ परिवार के शिष्यों से टकराता रहता था। उसकी गति तेज थी और उसकी हरकतें एकदम साफ सुथरी थीं। ये सब कुछ वह बिना किसी की नज़र में आए करता था। स्कारलेट आई मैड बीज ने देखा कि उनके कई साथी मारे गए हैं और वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने विशेष रूप से शाओ परिवार के शिष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे विक्रम का ध्यान काफी हद तक भटक गया। तीसरे बड़े शिष्य भी अपना ख्याल नहीं रख पा रहे थे, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। इससे पीछे बैठे अन्य अकादमियों के शिष्यों ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने अभी अभी तीसरे बड़े शिष्य और शाओ परिवार के शिष्यों के घृणित कृत्यों के बारे में सोचा, तो सभी को बहुत खुशी हुई। वे विक्रम को शाबाश कहना चाहते थे। बलवंत ने भी इस आकृति को स्पष्ट रूप से देख लिया था। उसे लगा कि यह जानी पहचानी सी लग रही है। वह अचानक पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि विक्रम कहाँ है। लेकिन वहां हर कोई अस्त व्यस्त था। वे भाग रहे थे और छिप रहे थे और उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानना असंभव था। जब उसके बगल में बैठे छात्र ने देखा कि वह अचानक रुक गया है, तो वह चिंतित होकर बोले, बड़े भाई बाय, आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि मधुमक्खियों के झुंड का अधिकांश ध्यान उन्हीं की ओर आकर्षित हो गया है, फिर भी हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। बलवंत ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसकी निगाहें अब भी विक्रम की तलाश में थीं, लेकिन रास्ते में उसे वह कहीं नहीं दिखा। जब तक वे अंततः लाल आंखों वाले पागल ततैया के हमले से बच निकलने में कामयाब हुए, तब तक तीसरे बुजुर्ग और बाकी लोग बुरी तरह थक चुके थे। वे जमीन पर पड़े थे और उनके शरीर लाल आंखों वाले पागल ततैया के डंकों से ढके हुए थे। उनके चेहरे सुअर के सिर की तरह सूजे हुए थे और उनके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। तुलना में अन्य अकादमियों के लोग कहीं बेहतर स्थिति में थे। मामूली चोटों के अलावा सबसे गंभीर चोटें केवल स्कारलेट आइड मैड बीज के कुछ डंक थे। उनके शरीर पर केवल 1 या 2 डंक ही थे। ये कर्म का फल है। उन्हें दुष्टता करने दो, इसे ही बुराई का दंड कहते हैं। ये सही समय पर आया है। देखते हैं कि भविष्य में वे फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं या नहीं।
चुप रहो और कुछ मत बोलो, उनकी तरफ से कोई आया है। तीसरे बुजुर्ग ने आक्रामक चेहरे के साथ कुछ लोगों को बुलाया और क्रूर भाव से कहा, क्या अभी अभी तुम लोग ही थे? अगर यह अतीत की बात होती तो हर कोई उसके हाव भाव और लहजे से डर जाता, लेकिन अब उसके चेहरे के बाईं ओर एक बड़ा सा उभार था। यह देखने में हास्यास्पद और अजीब लग रहा था। सबको अपना सिर नीचे करना पड़ा और हंसी रोकने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा। हालांकि उनके कांपते कंधे उनकी हंसी छुपने का कारण बन गए। ये देखकर तीसरे बुजुर्ग और बाकी लोग और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने सचमुच एक व्यक्ति के कपड़े पकड़े और उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई मुर्गी उठा रहे हो। वह शिष्य ही था जिसे लगभग मधुमक्खियों के झुंड में धकेल दिया गया था। तीसरे बुजुर्ग की आंखें उदास और हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी को खा जाने वाला हो। उसने एक एक शब्द करके कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि वह व्यक्ति कहाँ है? उसने विक्रम को पहले भी देखा था, लेकिन वह उसे कैसे पहचान सकता था? अगर विक्रम न होता तो वह अब तक मर चुका होता। उसने जानबूझकर हैरानी का भाव दिखाते हुए कहा, कौन है? तीसरे बड़े, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? यहाँ नासमझी मत बरतो। तीसरे बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठे। वह जरूर तुम्हारे समूह का होगा, वरना वह खास तौर पर हमारे समूह पर हमला क्यों करेगा? शुरू में जब वे आगे दौड़े तो सब ठीक थे। स्कारलेट आई मैड भी स्वयं का ध्यान उनके पीछे मौजूद लोगों की ओर आकर्षित हुआ। अगर वह व्यक्ति नहीं होता तो उन्हें इतनी गंभीर चोटें कैसे लग सकती थीं? उस शिष्य ने भोलेपन से कहा, तीसरे बड़े, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वह हमारी तरफ से ही है? क्या पता वह आपकी टीम से ही हो। शाओ परिवार ने विक्रम का रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, अन्यथा वे उसके बारे में पूछने यहाँ नहीं आते। उस शिष्य ने मन ही मन ठान लिया था कि वह विक्रम का पर्दाफाश नहीं करेगा। शाओ परिवार के शिष्य घबराए हुए और परेशान थे। हालांकि उन्होंने गलती से अपने चेहरे पर लगे घावों को खींच लिया। वे तुरंत दर्द से कराह उठे और उनका चेहरा और भी हास्यास्पद लगने लगा। यहाँ बकवास मत करो, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ही हमारे लिए मुसीबत खड़ी की है। तुम जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचा रहे हो। इतना कहकर उसने आग में घी डाल दिया। तीसरे बुजुर्ग, आपको हमारे लिए न्याय दिलाना होगा। ये लोग सचमुच बेहद घृणित हैं। हमने कृपा करके उन्हें आदान प्रदान और सीखने का अवसर दिया, और बदले में उन्होंने हमें यही दिया। आप अपनी बदकिस्मती के लिए हमें दोष नहीं दे सकते, है ना? इसके अलावा हमने उस आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा, इसलिए हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह हमारी टीम से है? अकादमी के अन्य शिष्य धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे, जो स्पष्ट रूप से तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोगों के दबंग व्यवहार से असंतुष्ट थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक तेज हवा चली। जो शिष्य पहले कुछ बुदबुदा रहा था, वह तुरंत कई मीटर दूर जा गिरा और जमीन पर जोर से लुढ़क गया। उसने अचानक खून की एक बड़ी घूंट खांसी की। ये स्पष्ट था कि वह बुरी तरह घायल हो गया था। हमला करने वाला तीसरा बुजुर्ग था। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, और तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अध्याय 66, लहर दर लहर। ये देखकर उसके साथियों ने तुरंत उसे उठने में मदद की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बड़े बुजुर्ग कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं? जब आपको अपराधी नहीं मिला तो आपने सारा गुस्सा हम पर निकाल दिया। तीसरे बुजुर्ग ने विक्रम को ठंडी निगाहों से देखा और उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया जिसने पहले उनकी योजनाओं को बर्बाद कर दिया था। क्या पहले तुमने मुसीबत खड़ी की थी और अब तुम फिर से हीरो बनना चाहते हो? विक्रम बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसने खुलेआम तीसरे बुजुर्ग की आंखों में देखते हुए कहा, हमें हर बात में तर्क शब्द पर ध्यान देना होगा, अन्यथा हम जनता को मना नहीं पाएंगे। यद्यपि हम इस बार राजधानी में विचार विमर्श करने का अवसर पाकर बहुत आभारी हैं, लेकिन हमें बिना किसी कारण के दोषी नहीं ठहराया जा सकता, है ना? अन्य अकादमियों के कुछ साहसी छात्रों ने देखा कि विक्रम ने अपना मुंह खोला था और उन्होंने पीछे से उसकी बात दोहराई। हाँ, बिल्कुल, अगर ऐसा है तो हम अभी भी क्यों जा रहे हैं? अगर बड़ों को हमसे कोई आपत्ति है तो सीधे सीधे कह दें। घुमा फिराकर बात करने और झगड़ा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ परिवार के सदस्य शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि दूसरे अकादमियों के छात्र उन्हें घेरने वाले हैं, तो तीसरे बड़े गुरु तुरंत क्रोधित हो गए। ये कीड़े मकोड़े तो स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह करने वाले थे। क्या तुम लोग विद्रोह करने वाले हो? कहीं तुम लोग कोई कदम तो नहीं उठाना चाहते?
अगर वे फिलहाल इस समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर पाते तो तीसरे बुजुर्ग ने निश्चित रूप से उन सभी को निपटा दिया होता। जब विक्रम ने तीसरे बुजुर्ग की आंखों में घातक इरादे की झलक देखी तो वह और भी सतर्क हो गया। जब उसने देखा कि दोनों तरफ से बारूद की गंध तेज होती जा रही है, समूह के नेता के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव थे। उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, बोलते और करते समय सबूतों पर ध्यान देना चाहिए। तीसरे बड़े, इसे देखिए, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? तीसरे बुजुर्ग की निगाहें उदास थीं जब उन्होंने लोगों के समूह को देखा। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, वे महज कुछ शब्दों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते थे, भले ही उन्हें यह महसूस हो रहा था कि इस मामले का इस समूह से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। उसने दांत पीसते हुए कहा, चलो चलें। उनके बगल में खड़े शाओ परिवार के शिष्य स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तीसरे बड़े, हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हम ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? तीसरे बुजुर्ग को समरसिन की कही बात भूली नहीं थी। हत्यारे के पकड़े जाने से पहले इतनी सारी घटनाएं घट चुकी थीं कि वे अपने दिल के गुस्से को दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। राजधानी पहुंचकर हम सब बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक क्या ये लोग भाग पाएंगे? ये शब्द सुनकर, चाहे वे कितने भी क्रोधित क्यों न हो, उन्हें बस सहना पड़ा। शाओ परिवार के इलाके में पहुंचकर वे हिसाब बराबर करेंगे। आखिरकार यहां सूचना लीक करना आसान था, इसके अलावा ये बेहद असुरक्षित भी था। वैसे देखा जाए तो इस बार तो सब कुछ बहुत अजीब है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी राक्षसी वन को पार नहीं किया है। शुरुआत में हमारा सामना ज्वालावान पक्षी से हुआ, उसके बाद लाल आंखों वाली पागल मधुमक्खियां मिली। ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। शाओ परिवार के शिष्य शिकायत किए बिना नहीं रह सके। तीसरे बुजुर्ग की आंखों में एक विचारशील भाव झलक उठा। अंततः इसे केवल दुर्भाग्य ही माना जा सकता है। आखिर इन राक्षसी जीवों के पास उन पर ध्यान केंद्रित करने और हमला करने का कोई कारण नहीं था। अभी अभी हुई घटना के बाद दोनों पक्षों का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया था। शाओ परिवार के सदस्य आगे चल रहे थे और उन्हें अन्य अकादमियों के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। विक्रम और अन्य लोग पीछे चल रहे थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दिया। आप अभी कहाँ गए थे? उसके बगल से एक धीमी पुरुष आवाज आई। विक्रम ने अपना सिर घुमाकर देखा। बलवंत अनजाने में उसके बगल में आ गया था। उसने बेपरवाही से कहा, मैं और कहाँ जा सकता था? जाहिर है मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। बाई को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने उसे गुस्से भरी निगाहों से घूरा, मानो वह उसके चेहरे पर छेद कर देना चाहता हो। लेकिन मैंने तुम्हें अभी क्यों नहीं देखा? स्कारलेट आई मैट बीच सबका पीछा कर रहे थे। घबराहट में तुमने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। विक्रम को इस बात की चिंता नहीं थी कि बलवंत को उसकी पहचान पता चल जाएगी। अगर पता चल भी जाती तो उसके स्वभाव के अनुसार वह निश्चित रूप से दूसरों को नहीं बताता। जैसा कि उम्मीद थी, बलवंत ने कुछ नहीं कहा और मुड़कर अपनी टीम के पास लौट गया। हालांकि विक्रम ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन बलवंत को लगा कि शायद वही दोषी है। ज्वलंत पक्षी और लाल आंख वाले पागल मधुमक्खियों से गुजरने के बाद सभी के मन में थोड़ी घबराहट थी। उनके चेहरे पर थकान के भाव स्पष्ट थे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि अब और कोई राक्षसी जीव न आए, अन्यथा उनसे निपटना सचमुच मुश्किल हो जाएगा। यह अफसोस की बात थी कि मानो स्वर्ग ने उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। जैसे ही समूह चलने लगा, अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी। अब क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अभी अभी एक काली चीज देखी। वह हुक जैसी लग रही थी। समूह तुरंत सतर्क हो गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि आप बहुत थके हुए हों और आपकी दृष्टि धुंधली हो गई हो, इसलिए आप थोड़े घबराए हुए हैं और हर चीज से डरे हुए हैं। तीसरे बुजुर्ग और बाकी लोगों को लगा कि राक्षसी जानवरों का जंगल थोड़ा अजीब है, इसलिए वे जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। इसीलिए वे लगातार भागते रहे और उन्होंने आराम नहीं किया। ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजरी। सौभाग्य से विक्रम पहले से ही तैयार था। पलक झपकते ही वह एक तरफ लुढ़क गया। आसमान से एक विशाल पूंछ गिरी और जमीन पर जा टकराए। हुक नुकीले कांटों से ढका हुआ था और गहरे हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। ये स्पष्ट था कि यह अत्यंत विषैला था। धमाका! सभी लोग जल्दी से एक तरफ हट गए। जब धूल छटी तो उनके सामने एक विशाल बिच्छू प्रकट हुआ। उसके दो विशाल पंजों से चटकने की आवाज आए और उसने आसानी से उस ऊंचे प्राचीन पेड़ को दो हिस्सों में काट दिया। उसे देखकर लोग कांप उठे। और तो और उसकी पूंछ पर लगा हुक भी कमाल का था।
वह हवा में ऐसे गिरा जैसे सबके सिर पर चाकू लटका हो। कौन जाने कब गिरेगा। समय रहते प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। लाल धब्बेदार विषैली आंख वाला बिच्छू। इसके शरीर पर लाल धब्बे थे। दूर से देखने पर ये धब्बे इंसानी आंखों जैसे लगते थे, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। इसके अलावा इतना बड़ा लाल धब्बे वाला विषैला बिच्छू बहुत ही दुर्लभ था। इसकी साधना का स्तर अत्यंत उच्च था। उसके शरीर से हल्की लाल धुंध उठी। उसी समय हवा में एक अवर्णनीय विचित्र गंध फैल गई। तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोग हवा की दिशा में थे। वह बिच्छू दूसरे स्कूलों के लोगों को पीछे छोड़ते हुए सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस भयावह लाल कोहरे को देखकर शाओ परिवार के लोग सचमुच थक गए थे। इस बार इसका विक्रम से कोई लेना देना नहीं था। उसने साफ देखा कि लाल धुंध उसकी ओर बढ़ रही थी। यहां तक कि जिस शिष्य ने सबसे पहले लाल धब्बेदार विषैले बिच्छू को देखा था, उस पर भी हमला नहीं हुआ, बल्कि उस पर हमला हुआ। यही सब कुछ साबित करने के लिए काफी था। दुर्भाग्यवश तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोग बहुत बदकिस्मत थे। संयोगवश हवा की दिशा बदल जाती थी। जब हवा चलती थी तो लाल धुंध भी अपनी जगह से हिल जाती थी। सब लोग जल्दी करो और एंटीडोट की गोली ले लो। वे अभी आधा ही चले थे कि लाल धब्बेदार विषैली आंख वाला बिच्छू फिर से सामने आ गया। कौन जाने उनके पीछे क्या होगा। तीसरे बुजुर्ग ने और समय बर्बाद नहीं करना चाहा। उन्होंने एक चाल चली और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने एक जादुई वस्तु निकाली। शाओ परिवार के बाकी सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। विक्रम भी उनके पीछे पीछे भागा। हालांकि बिच्छू की पूंछ बहुत लंबी हो सकती थी, इसलिए उसने उस पर अचानक हमला कर दिया। ये बहुत परेशान करने वाला था, इसलिए उसने मौका देखकर चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की, जबकि शाओ परिवार के सदस्य आगे भाग गए। इससे तीसरे बुजुर्ग और बाकी लोग बहुत दुखी हो गए। अध्याय 67 राजधानी शहर में आगमन। भीड़ इतनी घबरा गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, और उन्होंने अपनी दिशा पर ध्यान भी नहीं दिया। जिस जगह वे भाग रहे थे वह धीरे धीरे दूर होती चली गई, यहां तक कि उन्हें लाल धब्बे वाला विषैला बिच्छू दिखना बंद हो गया। तभी वे रुके। लाल धब्बेदार विषैली आंखों वाला बिच्छू हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा है? उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वे इतनी तेजी से दौड़ रहे थे कि उनकी सांस फूल रही थी। शायद हम बच जाते। उनके लिए सांस लेना भी आसान नहीं था। शाओ परिवार का शिष्य बिना किसी मर्यादा के जमीन पर बैठ गया। तभी अनजाने में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वह थोड़ी सूखी थी और उसे चुटकी से दबाने पर एक कुरकुरी आवाज आई। उसने उत्सुकता से उसे उठाकर देखा। यह त्वचा का एक टुकड़ा था। अधिक सटीक कहें तो ये किसी सरीसृप की उतारी हुई त्वचा थी। विशाल काले और सफेद पैटर्न का आधा हिस्सा गायब था और वह भी अधूरा था। केवल पैटर्न को देखकर ही कोई बता सकता था कि यह जीव बहुत विशाल था। ये किस प्रकार के जानवर की खाल है? इसके पैटर्न को देखकर लगता है कि यह एक सांप है। इसके अलावा ये बहुत लंबे समय से यहाँ मौजूद है। इसकी केंचुली भी इतनी बड़ी है। कोई कल्पना कर सकता है कि इसका मूल शरीर कितना भयानक रहा होगा। एक शिष्य ने अनायास ही कहा, चूंकि यहाँ सांप की केंचुली है तो सांप खुद आसपास तो नहीं होगा, है ना? ये सुनकर सभी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। वातावरण एकदम शांत था और उन्हें हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस शिष्य को थोड़ा अजीब लगा। आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? अचानक जैसे उसे कुछ सूझा हो, वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आवाज कांपने लगी। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कैसे इतना बड़ा संयोग हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। असहजता को कम करने के लिए वह जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके साथी की आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। वह भी घबरा गया। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे डराओ मत। फुफकार फुफकार। सरसराहट की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, मानो कोई सरीसृप घास में से गुजर रहा हो। उसी समय लगातार फुफकारने की आवाज आ रही थी। उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हो रही थी। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और ठंडी खून की प्यासी उस दरिंदे की आंखों से टकरा गया। उसने अचानक अपना मुंह चौड़ा खोल दिया और एक मछली जैसी गंध उसके चेहरे पर लगी। सांप खड़ा हो गया और लगभग आसमान को ढक लिया। उसका शरीर गहरा और चमकदार था और उसकी खाल बर्फीली ठंडी रोशनी से जगमगा रही थी। उसका शरीर घास में रेंग रहा था और उसकी पूंछ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे दानव वन को अपने कुंडली में लपेट ले। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मनहूस हो। अच्छी बातें सच नहीं होती, लेकिन बुरी बातें सच हो जाती हैं। सभी लोग अपना आपा खो बैठे।
इसीलिए लाल धब्बेदार विषैली आंख वाले बिच्छू ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। दरअसल वे जंगल के काले बोआ सांप के इलाके में पहुंच चुके थे। ये ग्रैंडमास्टर के क्षेत्र में कम से कम आधा कदम था। तीसरे बुजुर्ग भी बेहद सुन्न महसूस कर रहे थे। अगर बाद में कोई महाशक्तिशाली स्तर का दानव प्रकट हो जाए तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। विक्रम की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे का व्यक्ति उससे निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे बस यह नहीं पता था कि उसे निशाना कौन बना रहा है। राजधानी से बहुत दूर रहने वाले शाओ परिवार को तीसरे बुजुर्ग की इस कठिन यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समर सिंह थोड़ा हैरान था। उनके जाने से पहले तीसरे बुजुर्ग ने उससे एक संदेश भेजा था। उनकी यात्रा के हिसाब से उन्हें बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। कुछ दिन बीत चुके थे लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। चौथे बुजुर्ग ने बगल से अनुमान लगाया, क्या रास्ते में कोई दुर्घटना हो सकती है? समर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, तीसरे एल्डर की ताकत को देखते हुए वह इसे संभाल लेगा। इसके अलावा हालांकि दानव पशु वन खतरनाक है, लेकिन वे शक्तिशाली दानव पशु एकांत में रहते हैं। जब तक वे उन्हें उकसाने की पहल नहीं करते तब तक कोई समस्या नहीं है। जब वे बात कर रहे थे तभी एक नौकर अंदर भाग आया। मालिक को खबर दे दो, तीसरे बुजुर्ग और बाकी लोग शहर में प्रवेश कर चुके हैं। समर सिंह थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। आखिरकार युग का हत्यारा उन्हीं के बीच था। वे उसे तुरंत पकड़कर न्याय के कटघरे में ला सकेंगे ताकि वह स्वर्ग में अपने बेटे की आत्मा को शांति दे सके। उन्होंने निराशा भरे स्वर में कहा, योजना के अनुसार कार्य करो। जैसे ही हमें उस चोर के सुराग मिल जाएंगे, हम बिना किसी झिझक के उसे पकड़ लेंगे। अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे उनका स्वागत करने के लिए बाहर गए तो सामने का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? उनके सामने खड़े लोग शहर में आए शरणार्थियों जैसे लग रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे और उन पर जलने के निशान और छेद थे। उनके बाल भी बिखरे हुए थे और चेहरे गंदे थे। उनके चेहरों पर अलग अलग आकार के उभार भी थे। उनके चेहरे मोहरे को पहचानना वाकई मुश्किल था। यह मैं हूँ। परिचित आवाज सुनकर चौथे और पांचवें बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और अविश्वास से कहा, तीसरे बुजुर्ग, आपकी यह हालत कैसे हो गई? इस तस्वीर को देखते हुए और शाओ कबीले के तीसरे बुजुर्ग की बात तो छोड़ ही दीजिए, सड़क पर चलने वाले किसी भी आम आदमी के मन में भी बेहतर छवि बन जाएगी। पीछे खड़े शिष्य भी प्रस्थान से पहले की अपनी गरिमापूर्ण वेशभूषा से बिल्कुल भिन्न दिख रहे थे। लोग उन्हें भिखारी समझ बैठते थे। ये सुनकर तीसरे बुजुर्ग को गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई। उनका चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया। शाओ परिवार के तीसरे बुजुर्ग, जो आधे अधूरे ग्रैंड मास्टर हैं, उनका ये हाल हो गया। यह एक लंबी कहानी थी। दरअसल जब तीसरे बुजुर्ग और अन्य लोग लाल धब्बेदार विषैले बिच्छू द्वारा पीछा किए जा रहे थे तो वे घबरा गए और अपनी दिशा पर ध्यान नहीं दिया। वे जंगल के काले बोआ सांपों के इलाके में भाग गए, लेकिन फिर भी शिकार होने से नहीं बच सके। जब उन्होंने आखिरकार जंगल के काले सांप से छुटकारा पा लिया तो उन्हें एक और उड़ने वाला कनखजूरा मिला। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया और अंततः वे राक्षसी जानवरों के जंगल से बाहर निकल आए। तीसरे बुजुर्ग की भावपूर्ण कहानी सुनने के बाद अन्य बुजुर्ग और भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें यह अवश्य ही पता होगा कि अतीत में जब भी वे दानव वन से गुजरे थे, उन्हें कभी इतनी परेशानी नहीं हुई थी। आप लोग तो बिल्कुल ही, एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। ऐसा लगा मानो उन पर दुर्भाग्य का देवता सवार हो गया हो। उनके पीछे की टीमों को देखें तो हालांकि उनकी हालत भी कुछ हद तक दयनीय थी, फिर भी वे तीसरे बुजुर्ग और बाकी लोगों से कहीं बेहतर थीं। वे स्पष्ट रूप से कमजोर थीं, लेकिन बदकिस्मती तो तीसरे बुजुर्ग और बाकी लोगों की ही थी। भला ये कितना गुस्सा दिलाने वाला था। बेशक किसी ने तो ये किया ही होगा। ये लोग रहस्यमयी लोग के हैं। ये सब यही हैं, है ना? तीसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। वह समर सिंह द्वारा दिए गए कार्य को नहीं भूले थे। वे सभी यहाँ हैं। हालांकि रास्ते में उनका अवलोकन करने के बाद भी मुझे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसका वर्णन गुरुजी ने किया था। चौथे बुजुर्ग ने उपहास करते हुए कहा, लगता है वह अभी भी बहुत गहराई में छिपा हुआ है। हालांकि अपने क्षेत्र में पहुंचते ही हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाए। उसके बाद चौथे, पांचवें और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि आप सभी यात्रा से थक गए होंगे। आपने यात्रा में बहुत मेहनत की होगी। कृपया अपने हथियार मुझे सौंप दें। मैं अभी आपको शाओ परिवार के स्वामी से मिलवाने ले चलता हूँ।
जब लोगों ने सुना कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, तो भीड़ में हलचल मच गई। आप हमसे हथियार क्यों छुड़वाना चाहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये सब निजी सामान है। हम इन्हें इतनी आसानी से कैसे सौंप सकते हैं? चौथे बुजुर्ग ने बनावटी मुस्कान बिखेरी। ये परिवार के मुखिया की सुरक्षा के लिए भी है। हमारे शाओ परिवार में आए सभी मेहमानों ने ऐसा ही किया है। परिवार के मुखिया से मिलने के बाद हम उन्हें आपको सौंप देंगे। शाओ परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए अपने परिवार के मुखिया की सुरक्षा के लिए ऐसा करना अपरिहार्य था। भीड़ के लिए कुछ और कहना उचित नहीं था। उन सभी ने आज्ञाकारी होकर अपने हथियार सौंप दिए। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसे बलवंत की कही बात याद आ गई। वे राजधानी पहुंच चुके थे और यह अभी भी शाओ परिवार था, इसलिए सावधानी से काम लेना बेहतर था। सौभाग्यवश शिक्षा विभाग के डीन ने रास्ते में उन्हें एक तलवार दी थी, इसलिए उन्होंने उसे सौंप दिया। अध्याय 68 देहाती गंवार शहर में प्रवेश कर चुका है। अनुवादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन, संपादक ड्रैगन बोट ट्रांसलेशन। समूह को सीधे बैठक कक्ष तक ले जाया गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि शाओ परिवार की नींव वाकई बहुत मजबूत थी। आगे चलने वाला सेवक भी हौतियान की वेशभूषा में था। रास्ते में विचित्र फूल और पौधे बिखरे हुए थे। ये नज़ारा आंखों को सुकून देने वाला था। वहां एक छोटा सा आध्यात्मिक आभा से घिरा हुआ आत्माओं को इकट्ठा करने वाला यंत्र भी था, जिससे आसपास की प्राचीन इमारतें और भी असाधारण लग रही थीं। अच्छे परिवारों के शिष्यों ने भी ऐसी भव्य सजावट कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि 4 महान अकादमियों में भी शाओ परिवार जैसी भव्य सजावट नहीं थी। विक्रम उनमें सबसे शांत और संयमित व्यक्ति होंगे। ये हमारे परिवार के मुखिया हैं। विक्रम ने देखा कि नेता की कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा है। उसका कद काठी दमदार था और उसकी बाघ जैसी आंखें चमकीली और ऊर्जा से भरी हुई थीं। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव किसी विशाल पर्वत के समान था। संभवतः वह ग्रैंडमास्टर स्तर पर था। ऐसे व्यक्ति के सामने सभी ने अपना सिर झुका लिया। यह एक उच्च पदस्थ व्यक्ति का दबाव था। वे सीधे उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि प्रमुख शिक्षक भी समरसिंह को नाराज करने से डरते थे और उनकी निगाहें मिलाने से बचते थे। समरसिंह ने भी उस निगाह को महसूस किया। जब वह उधर देखने ही वाला था तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसी क्षण विक्रम ने अपना सिर नीचे कर लिया था। वह भी बाकी लोगों से अलग नहीं था। जब समरसिंह को लगा कि युग की हत्या किसी हत्यारे ने की होगी, तो उसकी निगाहें और भी ठंडी और निर्मम हो गईं। उसका कुछ भी कहने का मन नहीं था। उसने जल्दी से कुछ औपचारिक शब्द कहे और नौकरों को उन्हें आराम करने के लिए ले जाने का आदेश दिया। जब भीड़ छंट गई तो चौथे बुजुर्ग और अन्य लोग भी आ गए। क्या तुम्हें कुछ मिला? क्या तुम्हें वह हथियार मिला जिससे चेन की हत्या हुई? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हमने उनके सारे हथियार इकट्ठा कर लिए, लेकिन हमें वह लकड़ी की तलवार नहीं मिली जिसका जिक्र परिवार के मुखिया ने किया था। समरसिंह ने भौहें चढ़ा लीं। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे बैठे व्यक्ति ने हमारे इरादों को भांप लिया हो और तलवार हमें न सौंपी हो? लेकिन अगर उसे पता था कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो उसे भागने का कोई रास्ता सोचना चाहिए था। वह मुख्य दल का पीछा करते हुए राजधानी क्यों आया? वह तो हमारे परिवार के पास भी आया था। क्या वह खुद ही जाल में नहीं फंस रहा था? बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और बेहद असमंजस में पड़ गए। बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम परिवार के मुखिया से पूछने आए हैं। समरसिंह ने भौहें चढ़ाकर थोड़ी देर सोचा। क्या आपको यकीन है कि उस दिन रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद सभी लोग इसी समूह में हैं? तीसरे बुजुर्ग ने समरसिंह के अप्रिय चेहरे को देखकर चिंता जताई और उन्हें शक हुआ कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। उन्होंने तुरंत कहा, कुलपति, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि सभी लोग यहीं हैं। कोई भी कहीं नहीं गया है। सभी को तीसरे बुजुर्ग की क्षमताओं पर भरोसा था। ये कुछ ज्यादा ही अजीब था। लगता है हत्यारा बड़ी चतुराई से छिपा हुआ है, लेकिन अगर वह चालाक है तो देर सवेर अपना असली रूप दिखा ही देगा। देखते हैं क्या होता है। देर सवेर मैं उसका पर्दाफाश कर ही दूंगा। लेकिन बाकी लोगों का क्या? उन्हें रहने दो। आखिरकार उनके पास खाने की कमी नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात चेन एयर के हत्यारे को ढूंढना है। दूसरी ओर विक्रम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक आपदा से बच निकला है। अकादमी के शिष्यों को विश्राम के लिए ले जाने के बाद विक्रम ने डीन का अभिवादन किया और जाने की तैयारी की। डीन ने संदेह से पूछा, क्या आप आराम नहीं करने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजधानी में किसी को जानते हो? उनकी समझ के अनुसार विक्रम का पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण था।
तर्कसंगत रूप से राजधानी में उनका किसी को जानना असंभव था। अप्रत्याशित रूप से विक्रम ने कहा, मैं किसी को नहीं जानता। शिक्षा विभाग के डीन थोड़े अवाक रह गए। तो फिर तुम अकेले क्यों घूम रहे हो? अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो बस मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूं। क्या आपको डर है कि मैं कहीं खो न जाऊं? उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि शिक्षा विभाग के डीन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह मुड़ा और चला गया। वह शाओ परिवार के दरवाजे से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति था। वह इतनी जल्दी बाहर क्यों निकल गया? हम यहाँ राजधानी शहर में आदान प्रदान और अध्ययन करने आए हैं। स्वाभाविक रूप से हमें यहाँ के स्थानीय क्षेत्र का अच्छी तरह से अवलोकन करना होगा। ओह हाँ, हम बाद में सफाई कर लेंगे। चलिए राजधानी में भी घूमने चलते हैं। राजधानी शहर विशाल और संसाधनों से भरपूर है। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत सी अच्छी चीजें हैं। चलिए चलते हैं और अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। विक्रम मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन एक नौकर ने उसे रोक दिया। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? क्या आप हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? नौकर जानता था कि वे एक छोटे से कस्बे से आए हैं। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया। मालिक जी, आप मजाक कर रहे होंगे। बात बस इतनी है कि आप यहाँ नए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि आप इस जगह से परिचित नहीं हैं। परिवार के मुखिया को आपकी सुरक्षा की चिंता है। उसका मतलब यह था कि विक्रम को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। विक्रम की निगाहें शांत थीं और उन्होंने कहा, चिंता मत करो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं बस यूं ही घूम रहा हूं। मैं शाओ परिवार के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। और वैसे भी आपके परिवार के मुखिया ने हमें घर से बाहर निकलने से मना तो नहीं किया है ना? या फिर आप ये कह रहे हैं कि शाओ परिवार ने हमें यहाँ जेल जाने के लिए बुलाया है? चूंकि वह पहले ही ऐसा कह चुका था, इसलिए उसे दोबारा रोकने की कोशिश करना अनुचित होता। नौकरों को उम्मीद नहीं थी कि विक्रम से निपटना इतना मुश्किल होगा। उसने तो समरसिंह का नाम तक ले लिया। ये, कृपया एक पल रुकिए। मैं जाकर मालिक को सूचना देता हूँ। जल्द ही सिमर सिंह को इस बात का पता चल गया। उसने गहरी आवाज में कहा, उसे जाने दो। उसके बगल में बैठे चौथे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। अगर हत्यारा इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाए तो क्या होगा? समर सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि हत्यारा बच नहीं पाएगा। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ लूंगा और उसके पीछे एक कुशल व्यक्ति को भेजूंगा। तीसरे बुजुर्ग को विक्रम से रास्ते में ही नाराजगी हो गई थी। समर सिंह के सामने अपनी धाक जमाने का यह उनके लिए अच्छा मौका था। गुरुजी, मुझे लगता है कि यह लड़का बहुत संदिग्ध है। हमने इतना लंबा सफर तय किया है और रास्ते में कई भयानक राक्षस मिले हैं। बाकी सब आराम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का अभी भी बाहर जाना चाहता है। शायद यही हत्यारा हो। क्यों न हम इसे ही पकड़ लें? समर सिंह ने सिर हिलाया। जल्दी मत करो। दुश्मन को सतर्क मत करो। अगर हत्यारा इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग गया तो हमारा नुकसान हमारे फायदे से कहीं ज्यादा होगा। अभी सबसे जरूरी है हत्यारे की पहचान करना। कुछ ही देर में विक्रम को अंदर जाने दिया गया। उसने अपनी आंखों के कोने से अपने पीछे एक क्षणिक आकृति की झलक देखी और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। विक्रम के पीछे शाओ परिवार के 2 प्रमुख शिष्य चल रहे थे। दोनों ही हौतियान के 8वें चरण में थे। जब उन्होंने देखा कि उनके सामने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव बहुत ही सामान्य है, तो उन्होंने तुरंत अपनी सतर्कता कम कर दी। मुझे नहीं पता गुरुजी को क्या हो गया है, लेकिन उन्होंने हम दोनों को ग्रामीण इलाकों से आए गरीब छात्रों के इस समूह का पीछा करने के लिए भेज दिया। पीछा करने लायक क्या है? ये तो बस समय की बर्बादी है। मालिक ने ऐसा इंतजाम करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हमें उनका अच्छे से अनुसरण करना चाहिए। अगर हम उन्हें खो देते हैं तो हम में से कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। वे भले ही शिकायत कर रहे थे, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से उसका अनुसरण किया। विक्रम उनके आगे आगे चल रहा था और जो कुछ भी उसे दिखाई देता उससे खेलता रहता था। वह किसी देहाती व्यक्ति से कम नहीं था जो शहर में प्रवेश कर रहा हो। अध्याय 69, विचित्र युवक। पहले तो शाओ परिवार के दोनों शिष्य अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूरते रहे, लेकिन बाद में उनकी नजरें ढीली पड़ने लगीं। उन्होंने देखा कि विक्रम एक छोटे से विक्रेता के सामने रुक गया। वे तुरंत वहीं रुक गए और देखने का नाटक करते हुए सिर नीचे कर लिया, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया तो वे अवाक रह गए।
वह कहाँ है? वह अभी अभी यहीं था। चलो जल्दी से अलग अलग होकर उसकी तलाश करते हैं, नहीं तो हम परिवार के मुखिया का दोष सहन नहीं कर पाएंगे। उन्हें जाते देख विक्रम दूसरी तरफ से बाहर निकली और विपरीत दिशा में चल पड़ी। गलियां फेरीवालों की आवाजों से भरी हुई थीं और वहां बहुत चहल पहल थी। आसपास की दुकानें और भी अधिक संख्या में थीं, साफ सुथरी और चमकदार थीं। राजधानी से यही उम्मीद की जाती है। महज एक गली ही शहर के मुख्य जिले की समृद्धि के बराबर थी। विक्रम बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटकती रही, पहले एक शांत और सुनसान जगह ढूंढने की सोच रही थी। वह पिछले कुछ दिनों से मुख्य समूह के साथ यात्रा कर रहा था। विक्रम को चिंता थी कि आसपास बहुत सारे लोग होंगे और बिजली संचरण प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने बिजली संचरण के लिए लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड को नहीं बुलाया। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि कोई उसकी आस्तीन खींच रहा है। उसने नीचे देखा तो उसे थोड़े फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक दिखाई दिया। उसे पता नहीं था कि उस आदमी ने ये कपड़े कितने समय से पहने हुए थे। ये कपड़े न केवल सफेद धुल चुके थे, बल्कि इन पर पैबंद भी लगे हुए थे। उसने एक टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा लगभग ढका हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा सांवला था और उसकी कोमल और सुंदर भावभंगिमा धुंधली सी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमक रही थीं, मानो उनमें कोई तारा गिर गया हो, जिससे उसके साधारण से चेहरे के भाव और भी निखर उठे। उसकी आंखें और भी जीवंत हो उठीं। लगता है आप यहाँ नए हैं। क्या आपको किसी गाइड की जरूरत है? वह बूढ़ा नहीं दिखता था, लेकिन उसके शब्द असाधारण रूप से परिपक्व थे। विक्रम को तुरंत दिलचस्पी हुई। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ नया हूँ? युवक ने उसकी ओर देखा और कुछ बार खांसने का नाटक किया, मानो वह बहुत ही पेशेवर दिख रहा हो। अंत में उसने कहा, अंतर्ज्ञान। ये कारण बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था। विक्रम को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, तो क्या आप ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त कोई स्थान जानते हैं? अच्छा होगा यदि कोई मुझे परेशान न करे। बेशक मुझे पता है। मेरे पीछे आओ। वह युवक आगे आगे चल रहा था। जैसे ही वह मुड़ा, उसकी बर्फ जैसी सफेद और कोमल गर्दन दिखाई दी, जो किसी कीमती स्वीट जैड की तरह लग रही थी। यह उसके सांवले रंग के साथ एक तीखा विरोधाभास पैदा कर रही थी। विक्रम की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह उसके पीछे पीछे एक भव्य इमारत तक गया। आध्यात्मिक सभा मंडप। बोर्ड पर लिखे बड़े बड़े अक्षर अजगरों की तरह नाच रहे थे, मानो फीनिक्स पक्षियों की तरह। वे ऊर्जा से भरे हुए थे, मानो एक विशालकाय अजगर में परिवर्तित होकर बेड़ियों को तोड़कर आकाश में उड़ने वाले हों। विक्रम ने धीरे धीरे शब्दों को पढ़ा और लिखावट की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। दरवाजे से बहुत से लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। जाहिर तौर पर वहां काफी चहल पहल थी, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। बातचीत की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने पूछा, ये जगह किस लिए है? ये साधना के लिए एक विशेष स्थान है। इसके भीतर कई साधना कक्ष हैं और प्रत्येक कक्ष आध्यात्मिक ऊर्जा तंत्रों और मंत्रों से सुसज्जित है। यहाँ साधना करने से न केवल आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा, बल्कि यह आपको दृष्टि और ध्वनि से भी अलग कर देगा। कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। अंदर कितना सुरक्षित है। युवक ने आंखें घुमाई। स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन तो इतने सालों से मौजूद है। अगर इनकी कोई नींव ही नहीं है, तो ये इसे यहाँ खोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उसने चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैंने सुना है कि इसके पीछे एक महान गुरु का हाथ है। यहाँ की संरचना में एक विशेष आध्यात्मिक कलाकृति है जो काम करती है। यहाँ तक कि एक महान गुरु के लिए भी इसमें झांकना मुश्किल होगा। विक्रम की आंखें चमक उठीं। राजधानी से यही उम्मीद थी। उनके जैसे छोटे कस्बे के लिए खेती बाड़ी के लिए जगह खोलना नामुमकिन था। आखिरकार आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सरणी स्थापित करने में ही बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अवरोध स्थापित करने की बात तो अलग ही थी। इतने विशाल संसाधनों का प्रबंध करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। उनके छोटे से कस्बे में ऐसे लोग थे ही नहीं जिनके पास इतनी क्षमता हो। तो क्या सब लोग अंदर जा सकते हैं? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन कोई दानशाला नहीं है। यहाँ के कमरे 4 स्तरों में विभाजित हैं, ए, बी, सी और डी। ए सबसे अच्छा है और प्रत्येक स्तर को आगे 1, 2 और 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर आपको अच्छा कमरा चाहिए, तो आपको बड़ी संख्या में क्रिस्टल खर्च करने होंगे और समय समाप्त होने पर आपको बाहर निकलना होगा। अन्यथा आपको शुल्क का पुनर्भुगतान करना होगा। विक्रम ने सिर हिलाया। ये सच है।
अन्यथा सोने और चांदी का पहाड़ भी इतनी खपत को सहन नहीं कर पाएगा। उस युवक ने देखा कि विक्रम किसी दूसरे शहर से है, इसलिए उसने विस्तार से सब कुछ समझाया। तुम्हारे बारे में सुनकर मेरा मुंह सूख रहा है। लगता है तुम पहले कभी राजधानी नहीं आए हो। फिर मुझे तुमसे ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, वरना मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। युवक ने उसके चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि विक्रम बेहद संतुष्ट है। कैसा है? मैंने जिस जगह की सिफारिश की थी वो बुरी तो नहीं है ना? इतना कहकर उसने अपनी तर्जनी उंगली रगड़ी और लालच भरी मुस्कान बिखेरी। इसका मतलब साफ था। विक्रम ने उसे क्रिस्टलों से भरा एक छोटा थैला फेंक दिया। युवक ने बिना देखे ही उसे अपने कपड़ों में ठूंस लिया। वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, धन्यवाद मालिक, मुझे राजधानी के सारे मामलों की जानकारी है। अगली बार मेरे पास आना, मैं तुम्हें रियायती छूट दूंगा। स्वागत है। विक्रम की निगाहों में गहरा अर्थ था। कपड़ों से ही पता चलता था कि युवक का परिवार मुश्किल हालात में है। उसकी हर हरकत पैसों के लालच को दर्शाती थी, लेकिन क्रिस्टल मिलने के बाद वो उन्हें बिना गिने अपनी जेब में कैसे रख सकता था? विक्रम ने उसे बेनकाब नहीं किया। उस युवक को पता ही नहीं था कि उसने खुद को बेनकाब कर दिया है, और उसे लगा कि उसने इसे अच्छी तरह से छुपा लिया है। वैसे आप साधना करने के लिए अंदर नहीं जा सकते, आपको इतनी जानकारी कैसे है? विक्रम ने अनायास ही पूछा। ये युवक एक पल के लिए रुका। शायद उसे विक्रम से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, और फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन इतना प्रसिद्ध है कि लगभग हर कोई इसके बारे में जानता है। कोई भी इसके बारे में जान सकता है, लेकिन केवल आप लोग जो अभी अभी राजधानी में आए हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। ठीक उसी समय जब वह विक्रम से विदा लेने वाला था, धमाका! अंदर से एक आकृति विस्फोट के जरिए बाहर निकली। वह आदमी बेहद दुखी लग रहा था। उसने गुस्से से कहा, मैं साफ तौर पर सबसे पहले आया था। आपको कमरा लूटने का क्या हक है? कुछ नौकरों ने दरवाजा रोक दिया। वे गुस्से से भरे हुए लग रहे थे। तुम्हारे साधना स्तर को देखते हुए तुम कमरा नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहे हो। साधना करते रहने से भी समय की बर्बादी होगी। मुझे लगता है कमरा नंबर 2 तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। ये कहते ही सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। पता चला कि कमरा ए केवल एक ही बचा था। स्पष्टतः वह व्यक्ति सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन उसे किसी और ने ले लिया। उसके बगल में बैठे युवक ने फुसफुसाते हुए कहा, राजधानी में प्रभावशाली परिवारों और धनी पृष्ठभूमि वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए कमरा ए हमेशा से ही बहुत मांग में रहा है। हालांकि कमरा ए महंगा था, लेकिन अभी तक इसकी कीमत आसमान छू नहीं रही थी। बहुत से लोग इसे वहन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा कमरा चुना। उस आदमी का चेहरा हरा सफेद पड़ गया और वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। तुम लोग हद से ज्यादा कर रहे हो। रेशमी वस्त्र पहने युवा गुरु उनके पीछे से उभरे। रौनक, तुम निकम्मे, क्या तुम मुझसे लड़ने के लायक हो? तुमने इतनी साधना की है और तुम अभी भी हौतियान के 8वें चरण में हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो घर में ही छिपा रहता और बाहर नहीं निकलता, ताकि खुद को शर्मिंदा न करना पड़े। किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह का अपमान सहना मुश्किल था, खासकर एक 7 फुट लंबे गरिमापूर्ण व्यक्ति के लिए। रौनक का चेहरा तुरंत बदल गया और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। लेविश, मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। उसने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक बाज में परिवर्तित हो गई और वह आगे बढ़ा। ही लिनशेंग ने व्यंग्य करते हुए एक भयंकर बाघ को बुलाया, जिसने तुरंत बाज का गला काट दिया और उसके हमले को आसानी से विफल कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, तुम एकदम निकम्मे हो। तुम्हारे इस तरीके से तो मैं अपनी 10% ताकत से ही तुम्हारा सामना कर सकता हूं। 70 आत्माओं के एकत्रीकरण का मंडप। युवक ने विक्रम के कान में फिर फुसफुसाते हुए कहा, हे परिवार और चेन परिवार दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। हालांकि लेविश का साधना स्तर बहुत ऊंचा है और परिवार में उनका बहुत सम्मान है। चेन जिनान का वंश दूसरी शाखा है और वह मुखिया नहीं है। हालांकि हे परिवार और चेन परिवार के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। ऊपरी तौर पर तो वे काफी सौहार्दपूर्ण दिखते हैं, लेकिन जब भी वे मिलते हैं तो टकराव होना तय है। जाहिर है चेन जिन आन जो सबसे आसान निशाना है, उसी को निशाना बनाया जाएगा। ये देखकर कि वह युवक राजधानी के बारे में सब कुछ जानता था और काफी कुछ जानता प्रतीत होता था, विक्रम को उसकी असली पहचान के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। अगर वह सचमुच किसी गरीब परिवार का साधारण व्यक्ति था तो उसे इतनी जानकारी कैसे हो सकती थी?
उस युवक को इस बात का एहसास नहीं था कि वह पहले ही खुद को नंगा कर चुका है और बड़े चाव से तमाशा देख रहा था। चेन जिनान ने लवीश के कपड़ों के कोने को छुआ भी नहीं था कि उसे कॉलर पकड़कर एक छोटे मुर्गे की तरह उठा लिया गया। तो क्या हुआ अगर तुम पहले आए? ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तुम जैसे लोग मेरे पैरों तले कुचले जाने के लिए ही बने हैं। आसपास के लोगों ने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा ये हे और चेन परिवारों के बीच का मामला था, इसलिए इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि युवक के मन में न्याय का गहरा आक्रोश था। ऐसा लग रहा था मानो वह न्याय की भावना से ओतप्रोत हो। ये शब्द बहुत कठोर हैं। आप लोगों को इस तरह धमका नहीं सकते। विक्रम ने उसे तिरछी नजर से देखा। वह ये नहीं समझ पाया कि यह युवक अन्याय के समय किसी की मदद के लिए चाकू निकाल लेने वाला व्यक्ति है। वह केवल उसकी आंखों को इधर उधर घूमते हुए और बेहद चालाकी से काम लेते हुए देख सका। कोई नहीं जानता था कि वह क्या योजना बना रहा है। रुको, तुम लोग हद से ज्यादा जा रहे हो। लवीश और बाकी लोग उधर देखने लगे। बोलने वाला युवक था। उन्हें अपनी ओर देखते देख युवक जल्दी से विक्रम के पास वापस चला गया। जो लोग ज्यादा नहीं जानते थे वे सोच रहे थे कि वह विक्रम से निर्देश ले रहा है। अवचेतन रूप से उन्हें लगा कि वे दोनों साथ हैं। जब उन्होंने देखा कि विक्रम और अन्य लोग साधारण कपड़े पहने हुए हैं और उनके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव अधिक नहीं है, तो उन्होंने तुरंत तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट की। ये दोनों भिखारी कहाँ से आ गए? इनकी हिम्मत कैसे हुई इस नौजवान मालिक के काम में दखल देने की? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सिर्फ इस बात से कि तुम अब भी आध्यात्मिक सभा मंडप में साधना करने आना चाहते हो, क्या तुम्हें जमीन गंदी करने का डर नहीं है? लवीश के अहंकारी और दबंग रवैये को देखते हुए अगर उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा न होता तो शायद कई लोग उससे द्वेष रखते। विक्रम के बोलने का इंतजार किए बिना ही युवक ने अपनी बात रखते हुए कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन उनका दिल काला होता है। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। उसके साथ इस हवा में सांस लेने से ऐसा लगता है जैसे हवा प्रदूषित हो गई हो। मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। ये शब्द बेहद ही घृणित थे। लवीश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रूर भाव प्रकट किया, तू छोटा भिखारी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना तीखा बोलेगा। मैं तेरे एक एक दांत तोड़ दूंगा। ये देखकर कि उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है, वह सचमुच एक ही वाक्य से सभी लोगों के दांत निकाल देने वाला था। युवक ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और मुंह बनाया। मैं बहुत डरा हुआ हूं। हालांकि उसने ऐसा कहा लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। दोस्तों, मेरे लिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। इस बार तो सचमुच अप्रत्यक्ष नुकसान का मामला था। जाहिर है उससे लगा कि विक्रम और वह युवक साथ थे। मैं तो बस एक राहगीर हूं। लवीश ने विक्रम को देखा और फिर उसके बगल में खड़े युवक को। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? क्या तुम मूर्ख नहीं हो? तुम तो दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति हो। स्पष्टतः लवीश बहुत गुस्से में था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा युवक के घातक अंत की ओर तेजी से बढ़ी। अगर उसे सचमुच चोट लगती तो शायद वह या तो मर जाता या अपंग हो जाता। सबकी सांसें थम सी गईं। युवक ने बचने की कोशिश नहीं की और जहां था वहीं खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह बुरी तरह डर गया हो। ठीक उसी नाजुक क्षण में एक सुनहरी रोशनी चमकी और युवक के शरीर को घेर लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति किसी प्रकार की बाधा से टकराए और तुरंत हवा में विलीन हो गई। विक्रम ने उदासीनता से कहा, तुम्हारा गुस्सा कुछ ज्यादा ही है। वह तो बस एक बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं, फिर भी तुम उसकी जान लेना चाहते हो। क्या तुम कुछ ज्यादा ही निर्दयी नहीं हो? लवीश को यह उम्मीद नहीं थी कि विक्रम, जिसका साधना स्तर उतना ऊंचा नहीं दिखता था, वास्तव में उसके हमले को रोक सकता है। उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो उसे इसलिए दोष दे कि उसकी आंखें नहीं हैं। उसने हाथ हिलाए और एक तेज रोशनी से चमकती हुई लंबी तलवार हवा में प्रकट हुई। तलवार का ऊपरी भाग कागज जितना पतला था और वह लोहे को मिट्टी की तरह आसानी से काट सकती थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह कोई साधारण तलवार नहीं है, और तो और तलवार के ऊपरी भाग पर जटिल नक्काशी की गई थी। यह देखने में बेहद रहस्यमय लग रही थी। चूंकि आप सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा।
तेज और धमकी भरे अंदाज में लंबी तलवार लहराते हुए बाकी लोग 10 मीटर से अधिक पीछे हट गए, इस डर से कि वे भी इसमें फंस जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि लवीश गंभीर हो रहा है। इसी क्षण एक मधुर आवाज सुनाई दी। उसकी लिंग पहचान करना असंभव था। वह आवाज कभी दूर से आती थी, कभी पास से। स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन में उपद्रव मचाने की हिम्मत कौन करता है? एक जबरदस्त आध्यात्मिक दबाव छा गया, जिसने सभी को इतना जकड़ लिया कि उनकी सांसें थम गईं। ऐसा लग रहा था मानो उनके सामने कोई अभेद्य पर्वत खड़ा हो, या अंधेरे में कोई रहस्यमय अस्तित्व छिपा हो। विक्रम को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उस पर नजर रख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंख उसके सामने की हर चीज पर नजर रख रही हो और कुछ भी छिपा न रह सके। भले ही यह एहसास पल भर में गायब हो जाए, फिर भी इसने हर किसी पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। विक्रम और उस युवक को छोड़कर, जिसके पास बिल्कुल भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी, बाकी सभी लोग दबाव से घुट रहे थे। ये सच है कि स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन की रक्षा एक गुरु कर रहे हैं। बस मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि उस गुरु का साधना स्तर क्या है। कहा जाता है कि वे अत्यंत रहस्यमय हैं और उन्हें पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मुझे ये भी नहीं पता कि वे पुरुष हैं या स्त्री। बगल में खड़े युवक ने धीमी आवाज में कहा। जब उसकी नज़र विक्रम से मिली तो ऐसा लगा जैसे उसे कुछ एहसास हो गया हो। उसने जल्दी से भौहें सिकुड़ी और असहनीय पीड़ा का भाव प्रकट किया। उन्होंने काफी अच्छा अभिनय किया, लेकिन विक्रम ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी ओर लवीश की भयावह निगाहें विक्रम और अन्य लोगों पर घूम गईं। ये स्पष्ट था कि वह भी स्पिरिट गैदरिंग पवेलियन के पीछे मौजूद व्यक्ति से भयभीत था। छोड़ो इससे, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूं। मुझे दोबारा मत देखना, वरना। लवीश द्वारा वे कठोर शब्द कहने के बाद वह सभी को अपने साथ ले गया।